हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। और एक्सट्रीमली सॉरी जो हमारी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हो रही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग ऑडिटर प्रीलिम्स के पेपर को काफ़ी अच्छे ढंग से दिया होगा। और कुछ फ्रेंड्स हमारे जो थे ऑडिटर के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा था और कुछ लोगों से मैंने अंदाज़ भी लेने का मैंने कोशिश किया। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन था। और अटेंडेंस अप्रॉक्स 52% के लगभग में अटेंडेंस था। तो इस दृष्टि से देखा जाए और सीटों की संख्या शायद 359 है। तो रिजल्ट भी लगभग 4000 के लगभग में बन जाना चाहिए। क्योंकि एक ही कट ऑफ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, तो 10 गुना अगर होता है तो 4000 रिजल्ट बनेगा। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यूआर का जो कट ऑफ होना चाहिए जनरल बॉयज़ का, वो होना चाहिए 60% होना चाहिए। 90 मार्क्स होना चाहिए, 90 प्लस नहीं होगा। 90 से बिलो स्कोर जा सकता है, लेकिन प्लस होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो जिसका भी इसके प्रॉक्स में नंबर आ रहा है और सारे कैटेगरी वाले उसी तरीके से अपने नंबर को कैलकुलेट कर लें, तो मुझे लगता है कि उनको मेंस जो है पर फोकस कर देनी चाहिए थोड़ा बहुत टाइम दे करके। ओके, चलिए। और आज हम लोग आस्था आईएएस जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली की, उसके टेस्ट पेपर सेकंड को करते हैं। इसके टेस्ट पेपर फर्स्ट को हम लोग कर चुके थे। हालांकि ये टेस्ट पेपर सेकंड बहुत पहले हो चुका था, लगभग 8 या 10 दिन पहले हो चुका था। लेकिन कुछ लाइफ में व्यस्तता चल रही थी जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस टेस्ट पेपर को हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है आप लोगों का। मैंने आज का पेपर को देखा, आस्था इस पेपर के सेकंड टेस्ट पेपर को देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा लगा इसका मुझे क्वेश्चन, इसके हिस्ट्री के क्वेश्चन। आज जो टेस्ट है टेस्ट पेपर 2, वो कम्प्लीटली 150 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। और मुझे हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डीप पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जनरली टेस्ट पेपर उसी को अच्छा माना जाता है जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जाती हो कि आप जो है थोड़ा सा डीप स्टडी करें। ठीक है। और नहीं तो मुझे लगता है कि केवल लूसेंट और क्राउन की बुक पढ़ लेने से क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व होंगे, आप खुद देखिएगा। तो मुझे लगता है कि आस्था इस पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक दिशा मिलेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। कम से कम आज का जो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का तो आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं और उसी पॉइंट पे आ करके आप कौन सी चीज़ को पढ़ना भूल जाते हैं। और मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, रियली काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इस 150 क्वेश्चन को आपको देख लेना चाहिए। कम से कम आइडिया तो मिलेगा ना कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, कपास का बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। कपास से बना हुआ कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से और भी चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे नर्तकी की मूर्ति, गो अग्नि सॉरी नर्तकी की मूर्ति हो गया, फिर अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया। ये सब कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगर आप लोथल की बात करेंगे तो लोथल में तो गोदीवाड़ा था। तो कपास का बना हुआ कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? ऋग्वेदिक काल को कृत युग कहा गया है किसमें? पुराण में कहा गया है। पुराण में ऋग्वेदिक काल को कृत युग कहा गया है। ओके। नेक्स्ट है कि महाभारत के अनुसार पुरु के पिता ययाति का राज्य किस नदी के तट पर था? तो इसमें जो है ये सरस्वती नदी के तट पे था। महाभारत के अनुसार पुरु के पिता ययाति का राज्य किस नदी के तट पे था? तो सरस्वती नदी के तट पे था। इसलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ओके। आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे
तो डेफिनेटली जो है आपका पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। जो अभी तक आप लूसेंट और क्राउन की बुकों को आप छोड़ नहीं पाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लूसेंट की बुक खराब है। लूसेंट की बुक को पढ़िए, लेकिन उसके साथ और भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, इस क्वेश्चन को देखने से आप खुद अंदाज लगाएंगे कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री को और अच्छे बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। निम्नलिखित में से कौन सा यह वक्तव्य नंदवंश काल के संबंध में सही है? नंदवंश काल से संबंधित कौन सा है? तो देखिए, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया था, ये तो सही है। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा नंदीवर्धन थे उसको महापद्म ने ही मारा था। मैंने क्या बोला? शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे नंदीवर्धन, उसका अंत किसने किया था? महापद्म ने किया था। और उसके बाद महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। तो ये तो सही है। और कर्टियस के अनुसार जो था, महापद्म किसके थे? नाई का पुत्र था ये। महापद्म नंद जो थे वो नाई के पुत्र थे। और कालाशोक तथा काकवर्ण का वध महापद्म ने किया था। कालाशोक और काकवर्ण का वध किसने किया था? महापद्म ने किया था। ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी लोग जो है गलत कर देंगे। जैसे द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ था? जनरली लोग जो है सारा बौद्ध संगति जितना भी हुआ था उसके पीरियड को रट लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो 483 बीसी में हुआ था ना। 483 बीसी में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में हुआ। ये 483, 383। और थर्ड जो हुआ था वो कितना में हुआ था? 255 बीसी में हुआ था। तो जनरली लोग इसको याद करते हैं, लेकिन ये याद नहीं करते हैं कि कालाशोक का जब शासन स्टार्ट हुआ, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगति तो कालाशोक के पीरियड में हुआ था, तो ये अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगति कराया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो ये 10 वर्ष, 10वें वर्ष, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के पीरियड में हुआ था, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है, आप याद कर सकते हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एके 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 एके, इस तरीके से कोडिंग करके आप लोग याद कर लीजिएगा। किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? तो राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, राज्यवर्धन इसका भाई था। राज्यवर्धन की मृत्यु जब हो जाती है तो हर्षवर्धन ही गद्दी पर बैठा था। पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया? पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया था? तो एक सिक्का निकाला गया था जिसमें सिकंदर जो था पुरु के पीछे पीछे भाग रहा है मारने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, जो जनरली बहुत अच्छे बुक में ही इसका आंसर मिल पाएगा। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे डॉट 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 नामक स्थान पे तप किया था। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे कहाँ पे तप किया था? उरुवेला नामक स्थान पर तप किया था। इसका आंसर क्या होगा? उरुवेला। ठीक है। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया था? तो शिव की पूजा का उल्लेख जो है, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने डायonysius के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में विदेशियों को वात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया? किस काल में दिया गया? तो ये दिया गया था मौर्योत्तर काल में दिया गया था। ठीक है, विदेशियों को वात्य क्षत्रिय का जो दर्जा दिया गया था मौर्योत्तर काल में दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में दो ही कला शैली का विकास हुआ था। ओके, एक गंधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए किया गया था? तो शालिवाहन शब्द का जो प्रयोग हुआ ये सातवाहन वंश के लिए किया गया था।
साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए किया गया था? सातवाहन वंश के लिए किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था, याद रखना है। और सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था वो कहाँ था? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। ठीक है, और बस इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना है। तो शालिवाहन शब्द का प्रयोग सातवाहन वंश के लिए किया गया था। फाहियान स्वदेश कब लौटा था? फाहियान तो चंद्रगुप्त फाहियान जो है चंद्रगुप्त किसके द्वितीय के पीरियड में आया था ना। 399 में आया था, एडी में आया था। ठीक है, 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी में चला गया था। तो फाहियान किसके पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में। ठीक है, और स्वदेश कब लौटा? 414 एडी में, 414 ईस्वी में। और आया कब था? तो 399 में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुमारगुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? कुमारगुप्त के किस स्रोत से पता चलता है? तो इसका आंसर होगा सिक्का से पता चलता है। कुमारगुप्त के सिक्का से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर परमदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनरली लूसेंट में क्या दिया हुआ है कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने जीर्णोद्धार किया था, ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था ये लूसेंट की बुक में भी नहीं है, मैं देखा हूँ। तो इसमें देखेंगे क्राउन की भी बुक में शायद ये नहीं होगा। तो कुछ कहने का मतलब है कि कुछ और ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है ना। विष्णु किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर परमदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। क्या होगा इसमें? असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो इसमें जो है सभी कथन जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया, यह स्टेटमेंट तो सही है। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, यह भी सही है। एरन अभिलेख को कौन लिखा था? तो भानुगुप्त लिखा था। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है। तो स्कंदगुप्त ने शक्रदित्य की उपाधि धारण किया था, ये भी तो सही है ना, क्योंकि स्कंदगुप्त क्या किया था? हूनों को पराजित किया था। ओके, स्कंदगुप्त हूनों को पराजित करके शक्रदित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें तो सारा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा। लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना होगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन, इसमें से सभी कथन सत्य हैं। ओके, जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा जाता है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। और स्कंदगुप्त ने शक्रदित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? कश्मीर का जो नीरो कहा जाता है किसे कहा जाता है, आप बताएं। सॉरी, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है कश्मीर का नीरो। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल अबिदीन जो है कश्मीर के अकबर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? तो थॉमस ने किया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था? थॉमस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 18, ये तो फिर इंग्लिश वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। अब हम लोग हिंदी वाले सेक्शन पे आते हैं। ये 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। रेखागणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रेखागणित का प्रतिपादन किसने किया था? बोधायन ने किया था। इसको याद रखना है।
रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बोधायन ने किया था। आर्यभट्ट भी कुछ किए थे ना, आर्यभट्ट क्या किए थे बता सकते हैं आप लोग? आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने की विधि को ज्ञात किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कालाशोक किस वंश के शासक थे? कालाशोक, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, है ना। कालाशोक किस वंश के शासक थे? ये शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख किसकी रचना है? एहोल अभिलेख किसकी रचना है? तो रविकृति की रचना है। एहोल अभिलेख जो है रविकृति की रचना है। ओके, ये और रविकृति कहाँ रहते थे पता है? ये रहते थे पुलकेशिन द्वितीय के पीरियड में, राज दरबार में थे। देवगढ़ का देशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो देवगढ़ का देशावतार मंदिर जो है, दशावतार मंदिर, ये वैष्णो धर्म से संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर वैष्णो धर्म से संबंधित है। जैन शब्द से क्या अर्थ निकलता है? जैन शब्द से अर्थ निकलता है, जैन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगति की कार्रवाई को किस भाषा में संचालित किया गया? देखिए क्वेश्चन ट्विस्टेड है ना, तो ये क्वेश्चन कहाँ से ट्विस्ट होता है इस चीज़ को भी पकड़ने की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो देखिए कि क्वेश्चन को कहाँ से ट्विस्ट किया जा सकता है। ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पर पकड़ बनाने की ज़रूरत है। चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्रवाई को किस भाषा में संचालित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कनिष्क के पीरियड में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था और ये संस्कृत इसकी भाषा थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्रवाई भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? पन था, पन था ना, पन था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था, किसने किया था? वस्कार ने। अजातशत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? तो वस्कार। वस्कार कौन था पता है? वस्कार इसका मंत्री था। अजातशत्रु का मंत्री का नाम वस्कार था। इसी की सहायता से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। अगर कभी पूछ दे क्वेश्चन कि वस्कार कौन था, तो अजातशत्रु का मंत्री था और इसने जो है वज्जी संघ पर वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने में अजातशत्रु को कोऑपरेट किया था। ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को लोगों ने किस ईस्वी पूर्व में उपजाना आरंभ किया था? देखिए सभी लोग जानते हैं कि मेहरगढ़ से गेहूं और जौ दोनों फसलों का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कब से उपजाना प्रारंभ किया गया ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में मेहरगढ़ में गेहूं और जौ जैसे पदार्थों का फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। अब हम लोग आते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए शब्द सैंधव शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए शब्द सैंधव प्रयोग किया गया था? जहाँ पे आर्य निवास करते थे ना, उस जगह को शब्द सैंधव प्रयोग किया गया ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में। गंडक नदी के लिए वैदिक साहित्य में से किस नाम की चर्चा है? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो सदानीरा नदी होगा, है ना। सदानीरा नदी को ही तो गंडक नदी कहा जाता था ना वैदिक काल में। गंडक नदी को सदानीरा नदी भी कहा जाता था। वज्जी संघ पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन किससे लिया गया है? ये किससे लिया गया है? तो दीर्घ निकाय से लिया गया है और बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है।
वज्जी संघ पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त करने का वर्णन किससे लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 दीर्घ निकाय और बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, ओके। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था, है ना। और 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मौत हो गई। तो किस वर्ष में मौत हुआ था? आप इसको घटाएंगे तो 80 वर्ष आएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो 80 साल की आयु में हुआ था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ है? वज्जी संघ का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। हड़प्पाई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो ये गुजरात होना चाहिए। हड़प्पाई लोग जो है समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? इसका आंसर गुजरात होना चाहिए। ओके, गुजरात। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की सारवृद्धि पर जोर दिया था? धर्म की सारवृद्धि पर जोर कब दिया था? तो अशोक जो है 12वें शिलालेख में दिए थे। अशोक ने धर्म की सारवृद्धि पर जोर कब दिया था? 12वें शिलालेख में। कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम को कहा जाता है कि कभी सिंहासन पर इसने बैठा ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जिन बैप्टिस्टर ट्रेवेनियर किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था शाहजहां के पीरियड में। ओके, ये आया था शाहजहां के पीरियड में। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो शाहजहां के पीरियड में आया। ठीक है, और ये कौन था पता है? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है, और एक जौहरी था, जौहरी का काम करता था। अब हम लोग आते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को इधर से मिलेगा। 38 नंबर का क्वेश्चन, मलिक काफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के जब शासक थे वो रामचंद्र देव थे। मलिक काफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। मलिक काफूर आप पूछेंगे कौन था? तो मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? एक सैनिक था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, मलिक काफूर को। ठीक है, तो मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक था जिसे जो है भेजा गया था देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए, और उसमें देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। देखिए, मैचिंग करना है। तो मैचिंग में किताबुल यामनी क्या है? इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग मिलाइए। देखिए, फर्स्ट ए का फर्स्ट होगा। किताबुल यामनी किसकी रचना है? किताबुल यामनी की जो रचना किया है उतबी ने किया है। ठीक है, और अब्दुल रजाक जो थे, अब्दुल रजाक वो देव, इसको मैं मैचिंग कर देता हूँ। किताबुल यामनी उतबी द्वारा लिखा गया, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के पीरियड में आया था। अरबों की सिंध विजय का चर्चा किसने किया है? तो ये किया है चचनामा में किया गया है। और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? मार्को पोलो। तो किताबुल यामनी किसका हो गया? उतबी। अब्दुल रजाक किसका हो गया? देवराय द्वितीय। अरबों की सिंध विजय चचनामा। और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो। यही सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका आंसर क्या होगा? तो नीरून अभियान में।
इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली? तो नीरून अभियान में बौद्ध भिक्षु जो था मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को स्वीकार कर लिए थे, नीरून अभियान। नेक्स्ट है कि इतिहास में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के समय का किस वंश के शासक का समय माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि सभी हो जाएगा, है ना। 1206 से 1290 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो क्या था? ममलुक वंश का भी था, गुलाम वंश का भी था, दास वंश भी था और इलवरी वंश, सब एक ही नाम का है ना। दास वंश को ही ममलुक वंश, इलबरी वंश, गुलाम वंश कहा जाता था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था? खिलजी वंश के अंतर्गत, तो खिलजी वंश के अंतर्गत कुल 5 शासक ने शासन किया था। कौन कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, सिहाबुद्दीन उमीर था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन फिरोज शाह था। तो ये 5 शासक थे, ठीक है, 5 शासक। खिलजी वंश में कितने शासक थे? 5 शासक थे। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1540 ईस्वी में। अब हम लोग 45 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, अब्दुल अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक किसके पीरियड में आया था? तो ये अभी भी हम लोग देखे थोड़ा देर पहले कि अब्दुल रजाक जो है देवराज द्वितीय के पीरियड में आया था। देवराज द्वितीय के पीरियड में आया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ये अवध के शासक थे जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, है ना। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सईद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? किस मुगल शासक से है बताएं? प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो ये हुमायूं से है। किताब उल रहेला में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। किताबुल रहेला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा लिखा हो गया है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर किताबुल रहेला में क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांसआस्कियाना पर हमला किया? किसने किया? तो मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांसआस्कियाना पे हमला किया? तो चंगेज खान के पीरियड में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा चंगेज का। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग किससे? सैनिक विभाग से संबंधित है, जिसको कौन चलाया था? बलबन चलाया था ना। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन किया था और ये एक सैनिक विभाग था। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में बांटा है? अबुल फजल ने अकबरनामा को बांटा है 3 भागों में। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा है। शेरशाह परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपको केवा सिंकोट के नाम से। देख रहे हैं ना, केवा सिंकेट के नाम से शेरशाही परिवार को रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता था? केवा सिकोट के नाम से जाना जाता था। अलवार व नैनार कहाँ के भक्ति संत थे? ये भक्ति संत थे दक्षिणी भारत के। अलवार और नैनार जो थे कहाँ के भक्ति संत थे? तो ये दक्षिणी भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन करना है। इधर इंग्लिश का
सेक्शन है। अब हम लोग आते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य किए थे ना। अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। ओके, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या बनी थी? तो मीराबाई जो शिष्या बनी थी वो किसकी बनी थी? शंकराचार्य, रैदास, रामानुज, तुकाराम, किसका बनी थी? तो ये रैदास की बनी थी। मीराबाई किसकी शिष्या बनी थी? रैदास की। मनेर साहिब के मज़ार के बगल में किसका मज़ार है? मनेर साहब के मज़ार के पास किसका मज़ार है? तो उनकी माँ का मज़ार है। मनेरी साहब का जो मज़ार है, मजेरी साहब बिहार शरीफ में है ना। मनेरी साहब का मज़ार कहाँ? बिहार शरीफ में। तो उसी मज़ार के बगल में किसका मज़ार है? उनकी माँ का भी मज़ार बना दिया गया है। ठीक है। सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायन शैली प्रचलित थी? सल्तनत काल में तो दो तरह की गायन शैली थी, गज़ल था और कव्वाली था। ठीक है। कितने प्रकार की गायन शैली थी? दो प्रकार की गायन शैली थी। फर्स्ट में गज़ल और दूसरा में कव्वाली था। ठीक है। बंगाल में श्वेत राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में श्वेत राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बुरहान उल मुल्क ने किया था। बंगाल में श्वेत राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बुरहान उल मुल्क ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसमें इसमें से तो ई ऑप्शन चला जाएगा ना। इसका स्थापना खिलजी वंश का स्थापना कौन किया था? ठीक है, फिरोज खिलजी किया था, है ना। इसका स्थापना, खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके। किस शासक ने खुदा को रैयत आला कहा? किस शासक ने कहा था? ठीक है, किस शासक ने अच्छा, एक मिनट। ओके। किस शासक ने खुद को रैयत आला कहा? किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां ने अपने आप को रैयत आला कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने औरंगजेब ने ओके, औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा था? कितने वर्षों तक कैद में रखा था? तो 8 वर्ष तक रखा था। ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा था? 8 वर्षों तक कैद में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद था। ठीक है, ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद था। तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है इल्तुतमिश को जाता है। तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को जाता है। अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। 64, निम्नलिखित में दिए गए लोदी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या हो सकता है, बताइए। इसका आंसर होगा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, यही लोदी वंश के शासकों का सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के क्या थे? ये सामंत थे। हरिहर और बुक्का जो है वारंगल के काकतियों के क्या थे? ये सामंत थे। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर बुक्का ही ने किया था 1336 ईस्वी में। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा। ओके, तुंगभद्रा नदी पर। किस नदी पर एक बांध बनवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पर। देवराय प्रथम ने सिंचाई कार्य हेतु हरिद्रा नदी पर और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। ये दोनों होगा इसमें, हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया था, तुंगभद्रा नदी पर भी। तो इसका आंसर ई होगा। ओके, दोनों नदी पर बांध बनाया था, हरिद्रा नदी पर भी
और तुंगभद्रा नदी पर भी। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अष्टछाप के प्रवर्तक माना जाता है बल्भाचार्य को। ठीक है, अष्टछाप के प्रवर्तक किसको माना जाता है? बल्भाचार्य को। नेक्स्ट है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने उपाधि किसकी धारण की थी? खानवा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में ही बाबर ने क्या किया था? गाजी का उपाधि धारण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कहाँ थी? अष्टप्रधान का मंत्रिपरिषद जो थी वो कहाँ थी, ये बताइए। शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था था ना, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था था। अष्टप्रधान मंत्रियों का समूह था, ठीक है, जो शासन से जुड़ा जुड़ा अलग 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 कार्यों को देखता था। यह शिवाजी का कालीन प्रशासनिक व्यवस्था था। तो इसका आंसर 69 का ई हो जाएगा। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था थी? बिहार में अंग्रेजों के समय में अस्थाई बंदोबस्त था। ठीक है, बिहार में कैसा बंदोबस्त था? अस्थाई बंदोबस्त। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूनांग को अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा कब दी थी? ठीक है, तो इनको फांसी की सज़ा मिल गई थी 1929 ईस्वी में फांसी की सज़ा मिली थी। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा अंग्रेजों ने कब दिया था? 1929 ईस्वी में। अब हम लोग आते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। इधर इंग्लिश का क्वेश्चन चल रहा। 72 का क्वेश्चन, सूती कपड़ों को कैलिको नाम से किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था, किसने पुकारा था? पुर्तगालियों ने। सूती कपड़ों को कैलिको के नाम से पुकारा था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी? तो हैजा के कारण हुआ था। ठीक है, हैजा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? इसका क्या होगा? गिंडालियो। 74 74 का क्या हो जाएगा? नो। 74 का इसका आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा साली हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? मुंडा विद्रोह के समय तो साली का उदाहरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। किस युद्ध के हार के पश्चात 1755 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौता किया था? तो सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ क्लाइव के साथ जो समझौता हुआ था वो बक्सर युद्ध के पश्चात हुआ था। ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके। नेक्स्ट है, माझा प्रवास पुस्तक का संबंध किससे है? माझा प्रवास पुस्तक का संबंध जो है रानी लक्ष्मीबाई से है। प्रवास पुस्तक का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मृत्यु हुआ था रंगून में हुआ था। ठीक है, रंगून में हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुआ था वो रंगून में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो बहुजन समाज की स्थापना जो किया था वो किया था सावित्री। बहुजन समाज की स्थापना जो किया था तो ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूलो ने किया था। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? सावित्रीबाई फूलो ने किया था, सावित्रीबाई फूलो। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये 79 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों के को अपाहिज बना देती है और उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया। यह कथन किसका है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, गांधी जी का यह स्टेटमेंट था। गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से
अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से समर्थन नहीं रखते थे। उनको लगता था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं ख़त्म करती है। तो ये स्टेटमेंट उन्हीं का था कि अंग्रेजी में दी जा रही है शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। ओके। नेक्स्ट है, श्री नारायण गुरु के नाम किसे जाना जाता है? तो श्री नारायण गुरु के नाम से जाना जाता है नानू आसन को जाना जाता है। नानू आसन को श्री नारायण गुरु के नाम से जाना जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो था ये किए थे, इसका आंसर ई हो जाएगा, अंबेडकर किए थे ना। अंबेडकर द्वारा 1920 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को ही संगठित रूप देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? जस्टिन पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा था वो पेरियार कर रहा था। ईवी रामास्वामी नायक भी इनको कहा जाता है। पेरियार का ही नाम पूरा फुल नेम क्या है? ईवी रामास्वामी नायक। ईवी रामास्वामी नायक। ईवी रामास्वामी नायक। प्रार्थना समाज का गठन, प्रार्थना समाज का गठन पश्चिमी भारत में हुआ था। प्रार्थना समाज का गठन कहाँ हुआ था? पश्चिमी भारत में हुआ था। केशव चंद्र का संबंध किससे है? केशव चंद्र ईश्वर, केशव चंद्र का संबंध, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? केशव चंद्र का संबंध किससे किससे है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? स्त्री जरोत्सी मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया? ठीक है, तो ये चलाया गया था सेरेन माई एम कुर्तेस के अध्यक्षता में। काफ़ी नया क्वेश्चन है ये, है ना। स्त्री जरदोशी मंडल की अध्यक्षता में चलाया गया था सेरेन माई एम कुर्तेस। दहेज को अवैध घोषित कब किया गया था? दहेज को अवैध घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में दहेज को अवैध घोषित किया गया था। शिशु हत्या को गैरकानूनी कब घोषित किया गया था? शिशु हत्या को 1870 ईस्वी में गैरकानूनी घोषित, शिशु हत्या को गैरकानूनी घोषित किया गया 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है 89 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, 89 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया। 89 नंबर का क्वेश्चन, भागलपुर को जिला कब बनाया गया था? बताएं, भागलपुर को जिला कब बनाया गया था? 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया था। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई थी? तो इसका आंसर होगा 1942। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई थी? 1942 ईस्वी में लगाई गई थी। 91 पे आते हैं, इनमें से किस या किन नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। मोपला विद्रोह का जो समर्थन किया था वो शौकत अली भी किए थे, गांधी जी भी किए थे, मौलाना आज़ाद भी किए थे। शौकत अली, गांधी और मौलाना आज़ाद ये तीनों किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया। ओके। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय कब किया था? तो कब किया था? 1919 ईस्वी में किया था। ओके। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय किया था कब? 1919 ईस्वी में। चूँकि उसी समय जो है रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया गया था। और जिस रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि संदेह के आधार पे लोगों को हिरासत में ले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था 1919। ओके। किस आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, नाइट की उपाधि कब त्याग दी थी? तो इसका आंसर होगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने
नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो झंडा सत्याग्रह आंदोलन जो चला था, ठीक है, ये चला था 109 दिनों तक चला था। ठीक है, झंडा सत्याग्रह आंदोलन जो था वो 109 दिनों तक चला था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 97 पर आते हैं। इसमें था कि निम्नलिखित असत्य कथनों या कथनों का चुनाव करें। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हरदेव नारायण सिंह बिहार के पटना जिले के रहने वाले थे, ये स्टेटमेंट तो सही है ना। हरदेव नारायण सिंह बिहार के पटना जिला के रहने वाले थे। हरदेव की मृत्यु जो है नागपुर जेल में हुई थी, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। शहीद हरदेव तिरंगे के सम्मान में शहादत दी थी। ठीक है, शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा कंधे पे ढोते रहे। इसमें तो सारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें सारा स्टेटमेंट सही है। हरदेव नारायण सिंह बिहार के पटना जिला के रहने वाले थे। हरदेव सिंह की मृत्यु नागपुर जेल में हुई थी। शहीद हरदेव तिरंगे के सम्मान में शहादत दी थी। शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा कंधे पर ढोते रहे। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा कथन सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो असत्य पूछ रहा है। सत्य कथनों का अगर चुनाव करेंगे तो इसमें से एक से अधिक ज़्यादा सत्य है। दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, तो ये संबंधित था असहयोग आंदोलन से। ठीक है, दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित था। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दिया था? भगत सिंह के खिलाफ जो गवाही दिया था वो दिया था फणींद्रनाथ घोष ने दिया था भगत सिंह के खिलाफ में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो रावी नदी के किनारे। किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, सिंध। किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो सिंध हो जाएगा। बंगाल में बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो ये हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था। डोमिनियन स्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। डोमिनियन स्टेट संबंधित है नेहरू रिपोर्ट से। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये 78 था, है ना, 78 यात्रियों के साथ गांधी जी की दांडी कब पहुंचे थे? तो गांधी जी ने दांडी तो पहुंचे थे 5 अप्रैल को, लेकिन नमक कानून जो तोड़ा था वो 6 अप्रैल को तोड़ा था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है, याद रखिएगा। पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल को, और तोड़े कब थे? तो 6 अप्रैल को। ओके, अब हम लोग आते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन पे। ठीक है, 106, खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था, किसने किया था? आपको इनका पूरा नाम क्या था, याद है? इसमें हमारे ख्याल से बादशाह, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बादशाह खान हो जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान भी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खा कहा जाता है, और इन्हीं को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा बादशाह खां, खुदाई खिदमतगार। और इसका और नाम क्या है बादशाह खां का? सीमांत गांधी भी याद रख लीजिएगा आप लोग, और अब्दुल गफ्फार खान भी याद कर लीजिएगा। ओके, बिहार के सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? इसमें किया था गंगा प्रसाद ने किया था। चौकीदारी कर का विरोधी आंदोलन गंगा प्रसाद किए थे। किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने की अनुमति दी थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन। ओके, मोपला विद्रोह आधुनिक के किस राज्य में हुआ? तो मोपला विद्रोह तो केरल में हुआ था ना,
मोपला विद्रोह तो केरल में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान सभा का गठन नहीं हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था? गुजरात में नहीं हुआ था। गुजरात में नहीं हुआ था। बिहार, यूपी, बंगाल में तो हुआ ही था, गुजरात में नहीं हुआ था। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? कौन सचिव था? तो इसके सचिव आनंद मोहन बोस थे। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि प्लेग फैलने के कारण पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का स्थान परिवर्तित किया गया। कहाँ परिवर्तित किया गया? तो बॉम्बे में किया गया था ना, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पहले तो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग आ गया था, तो इसके स्थान को शिफ्ट कर दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा कहाँ दिया गया? देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा अगर पूछता तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। ठीक है, लेकिन कहाँ पर दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बारदोली में दिए थे। नो नो, सॉरी, ये बॉम्बे में दिए थे। बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य साम्राज्य की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो, बॉम्बे। कांग्रेस का गया गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास किए थे। चितरंजन दास, डी ऑप्शन सही होगा। उसके पश्चात हम लोग आते हैं 115 नंबर के क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? सोचिए, इसकी स्थापना किया था श्री केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था? तो श्वेत पत्र जारी किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात। ओके, द्वितीय, सॉरी सॉरी, इसमें तृतीय होगा। किस श्वेत पत्र जारी किया गया था? तो तृतीय। ठीक है, जो कि लंदन में हुआ था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों तो लंदन में हुआ था। श्वेत पत्र जारी किया गया था तृतीय में जारी किया गया था। अप्रैल 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया था? किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अप्रैल 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तो 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया था? स्वराज शब्द का उल्लेख दादा भाई निरोजी ने किया था। आज़ाद हिंद की पहले डिवीज़न का गठन कब किया गया था? पहले डिवीज़न का गठन कब किया गया था? 1930, 1944, 1936, 1942। कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद की पहली डिवीज़न का गठन जो हुआ, पहली डिवीज़न का गठन 1942 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं शामिल था कि उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल थे? इसमें तो सभी शामिल हैं। ठीक है, जमींदारों द्वारा किसानों के आर्थिक शोषण से बचाना, भू अस्थायित्व की समाप्ति, राजस्व में कमी, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना, सब कुछ सही होगा। 123 नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो रामसी कुका के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ जून 1900 में हुआ था। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, जून 1900 में हुआ था।
ठीक है। जनवरी फरवरी कुछ नहीं होगा, जून होगा। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो किस में दिया गया था? पावना विद्रोह में दिया गया था। पावना विद्रोह में लोगों ने क्या बोला था, किसान क्या बोले थे कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं। यह आंदोलन किस विद्रोह के दौरान चर्चित था? तो इसका आंसर होगा पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ओके। कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब मिली थी? ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब मिला था? जन्म के 10 साल। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छा तरीके से थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कि ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब दिया गया था? शकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 ईस्वी में। शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 ईस्वी में। इनमें से कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें तो सभी सुमेलित हैं, है ना। इसमें से कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं है? इसमें से सभी सुमेलित हैं। मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 में था। और 1756 से 1757 सिराजुद्दौला था। मिर्जा जाफर 1757 से 60 था। सैफुद्दौला 1766 से 1770 था। इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी? अलवर्दी खा दिया था, ठीक है। कि मधुमक्खी की उपमा किसने दिया था? अलवर्दी खा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य है? ठीक है। तो इसमें से सभी जोड़ा जो है सही है। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने बोला था? भगत सिंह बोले थे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। पूर्ण स्वराज आराम हराम है किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। मारो फिरंगी को किसने बोला था? मंगल पांडे बोले थे। इसमें तो सभी सत्य हैं, ठीक है। कौन सा जोड़ा सत्य है? तो सभी सत्य हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, है ना। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय के गवर्नर जनरल ने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था, ठीक है। ओके, हाँ। ओके। कि हिंदू महिला को संपत्ति का अधिकार जो दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। अब हम लोग आते हैं 132 नंबर क्वेश्चन पे। अब लास्ट होने वाला है हम लोगों का 132। 132 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे जो है मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक को लिखा था। इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुआ था उच्चतम न्यायालय की स्थापना। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? विधि आयोग का गठन चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा हुआ था, है ना। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा हुआ था विधि आयोग का गठन। नेक्स्ट है कि किसके वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? तो रद्द किसके समय में किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के पीरियड में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का पीरियड क्या है? 1910 से 16 है। 1910 से 16 है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, है ना। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये टिप्पणी किसने किया था? तो ये टिप्पणी किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था 1852 ईस्वी में हुआ था। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता,
ठीक है, ये तो सुमेलित नहीं है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन और इंडिया एसोसिएशन बॉम्बे, इसमें जो है 2 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, 2 और 4 इसमें जो है सुमेलित नहीं है। यानी कौन कौन सा सुमेलित है, कौन कौन सा सुमेलित है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन वाला सही है, और इसमें सही है आपका 3 नंबर, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये दोनों सही है। अब हम लोग आते हैं 139 नंबर पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग साहब थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया था, कब? कब दिया देने से मना किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार हेराल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा, कब लिखा? 1875 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। द बिहार हेराल्ड नामक पुस्तक जो है 1875 ईस्वी में लिखा गया था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। 143 में बिहार में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ? बिहार में स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। नेक्स्ट है 144, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? किस में? तो ये हुआ था 31वां। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 31 नंबर का अधिवेशन था। देखिए क्वेश्चन ट्विस्टेड है। जनरली लोग क्या पढ़ते हैं कि 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आए थे और गांधी जी को क्या किया था, चंपारण के नील आतंकियों के, नील किसानों के शोषण को बताया था। तो कब बताया था, उसमें कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो 31 है ना। दरभंगा के राज, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देखिए कैसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन को बनाया जाता है। जो चीज़ें पढ़ा जाता है वहीं से क्वेश्चन को और ट्विस्ट कर दिया जाता है। बिहार में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1809 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था सूर्य नारायण वर्मा ने किया था। ओके, सूर्य नारायण वर्मा। बिहार में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सूर्य नारायण वर्मा ने किया था। निम्न अखबारों में से कौन सा प्रमुखतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीडर हो जाएगा, ठीक है, लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। लंदन में 13 मई 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कौन गोली मारा था? माइकल ओडायर को कौन गोली मारा था? तो उधम सिंह मारे थे, ठीक है, उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारा था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो थे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये सचिव थे प्यारे लाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे प्यारे लाल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जैसे ही आस्था आईएएस का टेस्ट पेपर 3rd होता है, हम जस्ट उसको अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक्स।